बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अय्याज़ मुस्तफ़ा है। आई एम फेलो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। जैसे कि आपको पता है कि मैंने जब ये चैनल बनाया तो मैंने आपको कहा था कि मैं अकाउंट्स और फाइनेंस प्रोफेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए ये चैनल बना रहा हूँ। तो मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा कि सर फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट जो है उस पे आप कोई वीडियो बनाएं। तो आज ये जो पहला दिन है, इस पहले दिन में आज हम फॉरेन करेंसी के कुछ बेसिक्स देखेंगे। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनकी भी हेल्प हो जाएगी क्योंकि फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुश्किल समझते हुए इसे स्किप किया होता है। चलिए जी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा आज का जो टॉपिक है, दैट टॉपिक इज फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट। फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट। तो इस टॉपिक का मीनिंग समझने से पहले हमें इंडिविजुअली कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे। मसलन आप सबको पता है कि करेंसी का क्या मतलब होता है। तो करेंसी आप सारे लोग जानते हैं कि मोड ऑफ मनी है, कि आपकी कोई भी चीज़ आपने खरीदनी है तो उसके बदले में आपको कोई चीज़ पे करना पड़ती है। तो वो जो भी चीज़ आप पे करते हैं दैट इज नोन एज करेंसी। तो करेंसी में आगे फर्दर जो दो कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, द नंबर वन इज होम और डोमेस्टिक और बेस करेंसी। हम इसको होम करेंसी भी कह सकते हैं, हम इसको डोमेस्टिक करेंसी का नाम भी दे सकते हैं और बेस करेंसी का नाम भी दे सकते हैं। होम करेंसी या बेस करेंसी का मतलब है कि ये वो करेंसी है, ये उस मुल्क की करेंसी है जहां पे आपकी कंपनी बेस कर रही है। मसलन एक सिनेरियो आपको कहता है अ यूके बेस्ड कंपनी। तो ये कंपनी जो है ये यूके बेस्ड है। अकाउंट्स फाइनेंस के स्टूडेंट समझते हैं कि बेस्ड का क्या मतलब है, ये कंपनी कहाँ से बिलोंग करती है। तो यूके की जो करेंसी होगी वो होम करेंसी होगी। तो स्टर्लिंग जो है, पाउंड स्टर्लिंग जो है, ये यूके की करेंसी है। तो इस सिचुएशन में होम करेंसी जो है वो पाउंड हो जाएगी। इसी तरह अगर सिनेरियो के अब पाकिस्तान बेस्ड कंपनी, तो फौरन आपको पता चल जाना चाहिए कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो होम करेंसी होगी इस सिचुएशन में। तो पी के आर इज द होम करेंसी फॉर पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि होम करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी या बेस करेंसी को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। सबसे पहले हम उस सिचुएशन में देखेंगे कि आपकी कंपनी किस जगह से बिलोंग करती है। तो वो कहलाएगी फिर आपकी होम करेंसी, उस मुल्क की जो करेंसी होगी। यूके बेस्ड तो फिर यूके की करेंसी होम करेंसी, अगर एक पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी है तो फिर होम करेंसी पीकेआर होगा। अच्छा, अब अगला कॉन्सेप्ट है कि फॉरेन करेंसी किसे कहेंगे। तो ये अगेन सिचुएशनल है चीज। तो फॉरेन करेंसी के लिए मैं आपको एक जनरलाइज्ड टर्म दे देता हूं, एनी करेंसी अदर देन होम करेंसी। यानी जिसको हमने होम करेंसी का डेजिग्नेशन दे दिया, उसके अलावा उस सिचुएशन में जो बाकी की करेंसीज होंगी वो आपकी कहलाएंगी फॉरेन करेंसीज। फॉर एग्जांपल ये पहले सिनेरियो में आपने यूके बेस्ड कंपनी ले ली। अब यूके बेस्ड में आपने होम करेंसी कह दिया पाउंड को। तो जब आपने होम करेंसी पाउंड को कहा तो उस सिचुएशन में पाउंड के अलावा जितनी करेंसीज होंगी वो फॉरेन करेंसीज हैं। मसलन यूएस डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है अगर उस सिचुएशन में या उस क्वेश्चन में,
यानी जिस बेसिक सा रूल ये है कि जिस चीज को आपने उस सिचुएशन या क्वेश्चन में होम करेंसी कह दिया, उसके अलावा बाकी जितनी भी करेंसीज होंगी किसी भी क्वेश्चन में, वो सारी की सारी फॉरेन करेंसीज होंगी। तो सबसे पहली बात, करेंसी क्या होती है, होम करेंसी क्या चीज है, फॉरेन करेंसी क्या चीज है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं वो समझ आ गए होंगे। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट, तो एक्सचेंज रेट से मुराद है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट को अगर मैं जनरली डिफाइन करूं, द रेट एट विच वी एक्सचेंज टू करेंसीज is known as फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट। यानी जिस पे दो करेंसीज, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट कहेंगे, दो करेंसी जिस पे हमने करनी है ट्रेड, तो वो इज नोन एज फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट। फॉरेन करेंसी को शॉर्ट फॉर्म में हम एफ एक्स लिख सकते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट। FX exchange rate stands for foreign currency exchange rate. The rate at which we exchange two currencies is known as foreign currency exchange rate. अब जैसे आप पाकिस्तान में मनी चेंजर के पास या बैंक के पास जाते हैं, तो आप देखते हैं कि उसने बाइंग और सेलिंग दो वर्ड्स लिखे होते हैं। यहाँ उसने करेंसी लिखी होती है कि कौन सी करेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, US डॉलर, इसी तरह यूके का पाउंड, सपोज कर रहा हूँ 158.00, 159.00, इसी तरह 210.00, 211.00। मैंने आपको समझाने के लिए एक मनी चेंजर का डैशबोर्ड आपके सामने लिख दिया। जब आप मनी चेंजर के पास जाते हैं तो आपको दो रेट देखने को मिलते हैं, बाइंग रेट और सेलिंग रेट। और उसने इसी तरह वो नोटिस बोर्ड पे लिखा होता है, या वो जो उसके सामने स्क्रीन चल रही है वहां पे आपको ये रेट नजर आएंगे। अब आप गए मनी चेंजर के पास या बैंक के पास, तो आपने देखा कि रेट हर करेंसी के दो दो चल रहे हैं। अब बाइंग रेट और सेलिंग रेट का मतलब क्या है, बात गौर से सुनिएगा। बाइंग रेट का मतलब है कि मनी चेंजर या बैंक आपसे बाय करेगा। किस चीज को, इस चीज को। यानी इसने अपने एंगल से लिखा है कि मैं बाय करूंगा US डॉलर आपसे 158 का एक, यानी 158 रुपीज के अगेंस्ट एक डॉलर बाय करेगा। और इसी तरह अगर ये सेल करेगा US डॉलर, अगर ये एक US डॉलर सेल करेगा तो ये सेल 159 का करेगा। इसी तरह अगर ये बाय करेगा यूके पाउंड तो ये 210 का होगा। और अगर मनी चेंजर या बैंक यूके पाउंड सेल करेगा तो ये 211 का होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बाइंग और सेलिंग रेट जो है पहचानना आ गया होगा। अब सपोज करें आप बैंक गए हैं या मनी चेंजर के पास गए हैं, यू वांट टू कन्वर्ट 1000 पाउंड्स इनटू रुपीज, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, हाउ मैनी रुपीज यू विल गेट। आपको कितने रुपीज मिलेंगे। तो अब सिचुएशन क्या है
आपके पास 1000 पाउंड है, आप बैंक गए हैं, तो आपने रुपए लेके आने हैं वहां से। इट मींस इस सिचुएशन में बैंक आपसे बाय कर रहा है पाउंड, बैंक आपसे बाय कर रहा है पाउंड, तो इसका मतलब है बैंक बाइंग रेट यूज करेगा। तो 1000 पाउंड्स हैं आपके पास और रेट यूज हुआ 210 रुपीज पर पाउंड। इसको मैं कैसे प्रोनाउंस कर रहा हूं, रुपीज 210 पर पाउंड, यानी 1 पाउंड के अगेंस्ट 210 रुपए मिलेंगे आपको। आपको मिलेंगे रुपीस और बैंक को मिलेंगे पाउंड्स, यानी बैंक पाउंड्स बाय कर रहा है, इसलिए हमने बाइंग रेट यूज करना है। क्योंकि कंफ्यूजन आनी थी आप में कि मैं 210 रेट यूज करूं या 211, तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता दिया। क्योंकि बैंक पाउंड बाय करेगा इस सूरत में। अच्छा, आपने जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आपको कंफ्यूजन हो कि मैंने 210 से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड इस तरीके से करना है कि एक करेंसी कैंसिल हो जाए। जैसे आप यहाँ पे देखें, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो एक करेंसी कैंसिल हो रही है, तो आंसर आ जाएगा रुपीज में। तो आंसर आ गया 210,000, यानी 2,10,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। अब आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे दो तरह की गलतियां कर सकते थे। एक तो ये कि आप गलत रेट चूज कर लें कि 211 करूं या 210 करूं, कंफ्यूजन है। तो वो कंफ्यूजन मैंने क्लियर कर दी कि उसने जो बाइंग और सेलिंग का वर्ड लिखा है उसने अपने एंगल से लिखा है, यानी वो बाय करेगा ये वाली करेंसी पाउंड तो 210 पे करेगा, और अगर वो पाउंड सेल करेगा तो वो 211 पे करेगा। तो उस सिचुएशन में, जो सिचुएशन मैंने आपके सामने लिखी कि आप कन्वर्ट कराने गए हैं 1000 पाउंड को रुपीस में, तो इस सूरत में आपको बाइंग रेट यूज करना है, क्योंकि बैंक बाय कर रहा है। तो बैंक का तो रेट वाली कंफ्यूजन खत्म हो गई। अब दूसरी कंफ्यूजन ये आ सकती थी कि मैं इसको डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं, तो मैंने आपको इसका एक सिंपल सा रूल बताया कि आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए इस बात का ख्याल करना है कि मैं मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, मुझे एक करेंसी कैंसिल करनी है। मसलन अगर एक स्टूडेंट इसको गलती से डिवाइड कर देता, तो ये होना था पाउंड 1000 डिवाइडेड बाय रुपीज 210 पर पाउंड। तो आपको पता है कि अगर कोई चीज डिवीजन की डिवीजन हो तो वो ऊपर चली जाती है, तो ये तो पाउंड स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है पाउंड स्क्वायर कोई भी करेंसी नहीं है, तो आप कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग कर गए हैं, मिस्टेक हो गई है आपसे। तो इसलिए आपने इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है कि एक करेंसी कैंसिल हो रही हो। अगर आप इस चीज को फॉलो करें तो आप एग्जामिनर की कंफ्यूजन में कभी नहीं आएंगे। तो अगर आप रट्टा लगाएंगे कि मैंने हमेशा मल्टीप्लाई करना है, तो हो सकता है उसने डाटा दूसरे तरीके से दिया हो तो आपको कंफ्यूजन आ जाए। तो इसलिए इस बात को ख्याल रखिएगा कि आपने जब भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन वन करेंसी मस्ट बी कैंसल आउट। जी, तो ये जो बाइंग और सेलिंग रेट है, ये मैंने आपको बताया। पाकिस्तान में मनी चेंजर के पास जब आप जाते हैं तो आपको ये नजर आता है। अच्छा, अब पाकिस्तान में इसलिए जो होम करेंसी है पाकिस्तान वाले केस में अगर आप देखें, तो इन दिस सिचुएशन होम करेंसी इज पाक रुपीज, और पाउंड जो है वो क्या है, फॉरेन करेंसी है। जब हम मनी चेंजर का रेट देखते हैं तो उसने ये रेट लिखा हुआ है रुपीज 210 पर पाउंड, ये बाइंग रेट है उसका। और सेलिंग रेट उसने लिखा है रुपीज 211 पर पाउंड, यानी 1 पाउंड 210 का ये बाय करेगा, और अगर इसने बेचना है तो 211 का ये बेचेगा। तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है कि मनी चेंजर मुनाफे के लिए बैठा हुआ है, तो अगर वो कोई चीज बेचता है तो वो महंगी बेचेगा, और अगर वो कोई चीज खरीदता है तो वो सस्ती खरीदेगा। तो ये जो $1 का मार्जिन है वो इसका 1 पाउंड के अगेंस्ट प्रॉफिट आप कह सकते हैं।
तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको बाइंग और सेलिंग रेट में कंफ्यूजन आइंदा नहीं आएगी कि कौन सा रेट यूज करना है। फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब मैं आपको जो बात बताने लगा हूं कि पाकिस्तान के सिनेरियो में ये जो रुपीस लिखा हुआ है ये 210 पर पाउंड, तो ये बाइंग रेट हमने कहा कि ये ऊपर लिखा हुआ है वही वाली फिगर मैंने ली है, ये बाइंग रेट था कि अगर इसने बाय करना इतने का, और ये इसका सेलिंग रेट है। अच्छा, पाकिस्तान में होम करेंसी रुपीस है। ये जो आपके सामने कोटिंग नजर आ रही है, ये जो हमने कोटिंग लिखी, ये होम करेंसी हमने शुरू में लिखी, दिस इज होम करेंसी, दिस इज फॉरेन करेंसी। अगर एक्सचेंज रेट लिखने का ऐसा तरीका यूज किया जाए कि होम करेंसी शुरू में आए, तो इस मेथड ऑफ कोटिंग को कहते हैं डायरेक्ट कोटिंग। इस मेथड ऑफ कोटिंग को हम नाम देंगे डायरेक्ट कोटिंग। डायरेक्ट कोटिंग में हमने लिखा होता है कि कितने होम करेंसी के यूनिट्स, मैं इसको लिख भी देता हूं, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ होम करेंसी आर रिक्वायर्ड टू बाय 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। आई रिपीट, डायरेक्ट कोटिंग हमें क्या बता रही होगी, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ होम करेंसी आर रिक्वायर्ड। जैसे पाकिस्तान की होम करेंसी रुपीस है, तो 210 यूनिट्स चाहिए रुपीस के, किसके अगेंस्ट, पर पाउंड। यानी फॉरेन करेंसी बाद में हो, होम करेंसी पहले हो, तो इसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट कोटिंग। तो डायरेक्ट कोटिंग हमें बताती क्या है कि हमें कितने यूनिट्स दे के होम करेंसी के फॉरेन करेंसी का 1 यूनिट मिलेगा। तो जैसे हमने पाउंड का लिखा हुआ है कि 210 रुपीज, 210 होम करेंसी हो गई, तो इसको दोगे तो ये बराबर होगा 1 पाउंड के। और इसी तरह सेलिंग रेट में हमने लिखा कि ₹211 इज इक्वल टू 1 पाउंड। तो डायरेक्ट कोटिंग है। पाकिस्तान में डायरेक्ट कोटिंग के तहत रेट लिखे जाते हैं। जब आप मनी चेंजर या बैंक के पास जो लोग प्रैक्टिकली जाते भी होंगे तो वो इस बात की गवाही देंगे कि पाकिस्तान में डायरेक्ट कोटिंग का सिस्टम है। लेकिन इंटरनेशनली इनडायरेक्ट कोटिंग को फॉलो किया जाता है। अब इनडायरेक्ट कोटिंग क्या चीज है, इनडायरेक्ट कोटिंग में इसको रिवर्स कर दो, हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी आर रिक्वायर्ड, how many units of foreign currency are required to buy 1 unit of home currency. For example, in UK, अब यूके में क्या होता है, होम करेंसी है पाउंड। अब यूके वाली सिचुएशन में होम करेंसी होगी पाउंड, और फॉरेन करेंसी में एज्यूम कर लेता हूं डॉलर, कि एक यूके बेस्ड कंपनी है, उस वो डॉलर में डील करती है, तो उसके लिए होम करेंसी होगी पाउंड और फॉरेन करेंसी होगी डॉलर। अब यूके में जो एक्सचेंज रेट लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, डॉलर 1.6540, डॉलर 1.6590 पर पाउंड। अब देखें दोनों एक्सचेंज रेट में फर्क क्या हुआ, जो पाकिस्तान में लिखा जाता था उसमें रुपीस पहले आता था, तो होम करेंसी पहले आती थी। तो अगर होम करेंसी पहले आ रही है तो वो डायरेक्ट कोटिंग कहलाता है, और अगर होम करेंसी बाद में आए, फॉरेन करेंसी पहले आए, तो उसे इनडायरेक्ट कोटिंग कहते हैं। तो ये वाली चीज इस सिचुएशन में फॉरेन करेंसी है और पाउंड जो है वो होम करेंसी है। तो इसका मतलब है ये फॉरेन करेंसी और पाउंड जो है
यहाँ भी पर पाउंड लिखा नहीं जाता, लेकिन मतलब वही होता है कि डॉलर 1.6540 पर पाउंड, और इसी तरह डॉलर 1.6590 पर पाउंड। तो ये दो रेट बता दिए। तो फॉरेन करेंसी शुरू में लिखी गई, तो ये क्या मीनिंग बता रही है, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी आर रिक्वायर्ड। अब देखें यूके में कितने डॉलर दे के एक पाउंड मिलता है, तो वो पता चल गया जी कि इतने डॉलर दोगे तो ये बराबर होगा एक पाउंड के। और इसी तरह ये वाला रेट क्या शो कर रहा है, डॉलर 1.6590 इज इक्वल टू 1 पाउंड। इनडायरेक्ट कोटिंग में जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है नॉर्मली, वो बिड रेट और ऑफर रेट होता है। पहले रेट को बिड रेट कहेंगे और ये जो दूसरा रेट है ये ऑफर रेट होगा। ये सेम बाइंग और सेलिंग वाला कॉन्सेप्ट ही है कि बाइंग रेट और सेलिंग रेट, लेकिन नॉर्मली बिड और ऑफर का टर्म यूज की जाती है इनडायरेक्ट कोटिंग में। बिड रेट किसे कहते हैं, तो ये भी मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं। बिड रेट इज अ रेट at which bank will buy the base currency. Bank will buy the base currency. The rate at which bank will buy the base currency, तो उसे बिड रेट कहेंगे। तो इसको याद रखना कितना आसान हो गया, बी फॉर बिड, बी फॉर बैंक, बी फॉर बाय। यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बैंक ने बाय करनी होगी बेस करेंसी, तो बिड रेट यूज करना है। मैं रिपीट करता हूं कि बिड रेट तब यूज होगा जब बैंक ने बेस करेंसी बाय करनी होगी, तो बिड रेट यूज करना है। और ऑफर रेट या सेलिंग रेट या आस्क रेट भी इसे कहते हैं। ऑफर रेट इज अ रेट at which bank will sell the base currency। तो सेलिंग रेट, ऑफर रेट या आस्क रेट, तो ये तब यूज होना है, ये उस सिचुएशन में यूज होना है जब बैंक ने बेस करेंसी सेल करनी है। अब देखें ये इनडायरेक्ट कोटिंग में बता रहा हूं मैं आपको। डायरेक्ट कोटिंग में तो जिंदगी बहुत आसान थी, सीधा लिखा हुआ था कि बैंक बाय करेगा तो बाइंग रेट, बैंक सेल करेगा तो सेलिंग रेट। तो वो बड़ा आसान सिचुएशन थी। जैसे ये पाकिस्तान में होता है कि आपको सीधा नजर आ रहा है कि मैंने भाई बाय करना है डॉलर, तो मैं 158 पे बाय करूंगा। यहाँ तो कंफ्यूजन ही नहीं थी स्टूडेंट्स को। और प्रैक्टिकली जो लोग फाइनेंस में फॉरेन करेंसी को डील करते हैं उनको शुरू शुरू में कंफ्यूजन ये आती है कि उन्होंने इनडायरेक्ट कोटिंग में कौन सा रेट यूज करना है। तो मैंने आपको बता दिया एक कॉन्सेप्ट कि बिड रेट तब यूज होना है जब बैंक ने बेस करेंसी बाय करनी है, और ऑफर रेट तब यूज होना है जब बैंक ने बेस करेंसी सेल करनी है। तो मैं अगर आपके सामने वही प्रीवियस रेट लिखूं, डॉलर 1.6540 डैश डॉलर 1.6590 पर पाउंड, तो इस तरीके से बैंक ने रेट कोट किया होगा। और अब आपको पता है कि ये जो पहला रेट होता है ये बिड रेट है, और ये जो दूसरा रेट है ये ऑफर रेट है। और मैं आपके सामने एक सिनेरियो बना देता हूं। A UK based person wants to buy $1,000. How many pounds he need to pay the bank? कहता है यूके का एक बंदा है, उसने $1,000 खरीदने। अब वो कितने पाउंड दे बैंक को, ये बताना है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि मैंने डॉलर में कन्वर्ट करना है पाउंड को। मेरे पास पाउंड है, मैं यूके का बंदा हूं, मेरे पास पाउंड है, तो मैं पाउंड दूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता मैं कितने पाउंड दूं $1,000 खरीदने के लिए।
अब सबसे पहले जब वो बैंक जाएगा तो उसको ये दो रेट नजर आएंगे। अब उसे ये नहीं समझ आ रही कि उसने रेट कौन सा यूज करना है। तो अगर आपको ये ऊपर वाला बिड और ऑफर वाला कॉन्सेप्ट है तो मसला हल हो गया। हमने कहा था बिड रेट तब यूज होना है जब बैंक ने बेस करेंसी बाय करनी हो। तो अब इस सिचुएशन में देखिए, ये जो पर्सन है मिस्टर ए, लेट्स से, तो मिस्टर ए जब बैंक जाएगा तो बैंक को पाउंड देगा और उनसे डॉलर लेगा। इसका मतलब है ये सिचुएशन ऐसी है कि बैंक बेस करेंसी बाय कर रहा है। तो जब बैंक बेस करेंसी बाय करे तो हमने कहा था बिड रेट यूज होना है, सो वी विल यूज दिस वन। तो मैं आप उम्मीद करता हूं कि आपको ये रेट की सिलेक्शन समझ आ गई होगी। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं कि बिड रेट तब यूज होना होता है जब बेस करेंसी बैंक बाय करता है। याद कैसे रखना है? बी फॉर बेस करेंसी, बी फॉर बैंक, बी फॉर बाय एंड बी फॉर बिड। तो बिड रेट तब यूज होगा जब बैंक बेस करेंसी बाय करेगा। तो इस सिचुएशन में इसने पाउंड देके, मिस्टर ए ने पाउंड देके $1000 लेने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिड रेट यूज होना है। अब अगली कंफ्यूजन, क्या इसे मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं? क्योंकि $1000 है और जो मेरा रेट है वो भी डॉलर में है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, लेट्स से कि मुझे नहीं पता चल रहा, मैं मल्टीप्लाई कर दूं अगर इस रेट से, तो ये सिचुएशन बनी। तो जब डॉलर से डॉलर मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली डॉलर स्क्वायर बन जाएगा, सो दिस विल बी अ ब्लंडर। तो मुझे ये काम नहीं करना। मुझे क्या करना है कि मुझे इसको इस तरीके से करना था कि एक करेंसी कैंसिल हो जाए। तो यहां इस सिचुएशन में ये डॉलर से डॉलर कैंसिल हो गया और ये पर पाउंड है, तो डिवीजन की डिवीजन ऊपर आ जाएगी। So the answer will be 1000 divided by 1.6540, 604.59 पाउंड्स। इतने पाउंड्स ये देगा तो इसे $1000 बैंक से मिल जाएंगे। तो ये आपको मैंने अभी तक क्या बता दिया कि इनडायरेक्ट कोटिंग में हमें क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। अच्छा, आज के लिए एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता के इस वीडियो को एंड करूंगा। सबसे पहले ये जो रेट हम आज का बात कर रहे हैं कि आज ये रेट है, इसे कहेंगे स्पॉट रेट। द रेट फॉर इमीडिएट डिलीवरी ऑफ करेंसी। यानी अगर आपको अभी अभी कोई करेंसी चाहिए तो जो रेट यूज होगा, अभी का जो रेट होगा वो स्पॉट रेट होगा। जैसे यहाँ पे ये मैंने रेट लिखा, तो ये रेट स्पॉट रेट है। अगर मैंने कहूं कि आज अभी इस वक्त का ये रेट है, सो दिस विल बी द स्पॉट रेट। तो स्पॉट का वैसे भी मतलब यही होता है कि करंट रेट क्या है। तो स्पॉट रेट मीन करंट रेट। वी कैन से दैट दिस इज द करंट रेट। एंड अदर कॉन्सेप्ट इज फॉरवर्ड रेट। तो फॉरवर्ड का मतलब होता ही फ्यूचर है। तो ये वो रेट होगा, द रेट फॉर फ्यूचर सेटलमेंट। यानी ये वो रेट है जो मैं फ्यूचर सेटलमेंट के लिए यूज करूंगा। अब होता क्या है, सपोज करें आपने 31 जुलाई को 2021 को, टुडे इज 25 आई थिंक, 25 जून पे आप खड़े हैं और आपको एक पेमेंट करनी है पाकिस्तान से $1000 की। तो $1000 की आपने 31 जुलाई को पे करनी है और आप पाकिस्तान में हैं, तो आपको ये डर है कि अभी 1 महीना 5 दिन बाकी हैं इस रेट में। तो क्या रेट होगा? अगर आज रेट डॉलर का 160 है तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएट हो जाती है। तो कल को रेट अगर 165 हो गया तो मेरी पेमेंट तो कुछ और हो जाएगी। तो मैंने अगर अपनी लायबिलिटी बुक करनी है, सपोज करें कि आज का रेट 160 है,
तो आज के रेट के अकॉर्डिंगली तो मैं हिसाब लगा रहा हूं कि मेरी जो लाइबिलिटी होगी वो 1,60,000 की होगी जो मैंने फ्यूचर में पे करना है, लेकिन ये मैंने आज के हिसाब से देखा। लेकिन मुझे ये रिस्क है, वो रिस्क क्या है कि जिस दिन मैंने पे करना है उस दिन अगर ये रेट खुदा ना खास्ता 165 हुआ तो मैं तो बैठे बैठे 5,000 का नुकसान करा लूंगा। तो इट मींस मुझे ये रिस्क है। किस वजह से रिस्क है? फॉरेन करेंसी की वजह से। सो दिस इज अवर टॉपिक, फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट। एक अच्छे मैनेजर का काम होता है कि वो अपनी चीजों से जुड़े हुए रिस्क को मैनेज करे। सो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू मैनेज द फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट रिस्क, हाउ टू मैनेज द रिस्क एसोसिएटेड विद फॉरेन करेंसी। तो आज की इस पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको फॉरेन करेंसी के जस्ट इस टॉपिक का मीनिंग समझाया और उस मीनिंग से जुड़ी हुई बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको बताई गई। तो फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट में हमने यही सारी चीजें देखनी है। और अगर आपको ये ऑप्शन मिल जाए कि 31 जुलाई के लिए आज ही एक रेट बैंक आपको दे दे, सपोज कर लें बैंक ने आपको कहा कि 162 पे मेरे साथ आज ही डन कर लें, और अगर ये रेट आपको आज मिल जाए सो दिस रेट विल बी द फॉरवर्ड रेट। तो मैं उम्मीद करता हूं स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट आपको क्लियर हो गया। अब फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट तो टॉपिक है। एक अकाउंटेंट को, एक फाइनेंस के बंदे को जो फॉरेन करेंसी से डील करता है, या एक ऐसी कंपनी जो मल्टीपल करेंसी से डील करती है। आजकल आपको पता है कि हम पाकिस्तान में भी अगर बैठे हैं तो हम रॉ मटेरियल्स बाहर से मंगवा रहे हैं तो डॉलर में हमें डील करना पड़ता है, या डॉलर के अलावा अदर करेंसीज में डील करना पड़ता है। तो हमें जो फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट है, इसके जो एरियाज हैं, फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट के जो एरियाज हैं, आज सिर्फ मैं उनके नाम आपको बताऊंगा, कल से हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। नंबर 1, सबसे पहला रिस्क ट्रांजैक्शन रिस्क है। यानी आपने कुछ मंगवाया, बाहर से इंपोर्ट किया, तो परचेजेस की आपने, परचेजेस की डॉलर में। अब आज डॉलर का रेट कुछ और है, 2 मंथ के बाद आपने पे करना है, उस वक्त रेट कुछ और होगा। सो द रिस्क एसोसिएटेड विद ट्रांजैक्शंस, दिस विल बी द ट्रांजैक्शन रिस्क। तो इसमें हम क्या करेंगे? सेल परचेज ऑफ गुड्स, सेल और परचेज ऑफ गुड्स। तो ये सेल परचेज से रिलेटेड है। रॉ मटेरियल खरीदा, फिर आपने फिनिश गुड्स बना के बाहर बेची, तो वो सेल हो गई, और परचेजेस। तो दोनों चीजों से एसोसिएटेड जो रिस्क होगा दोनों तरह की ट्रांजैक्शन से, वो ट्रांजैक्शनल रिस्क या ट्रांजैक्शन रिस्क कहलाएगा। सेकेंड टाइप ऑफ फॉरेन करेंसी रिस्क इज द ट्रांसलेशनल रिस्क। ट्रांसलेशनल रिस्क जो है ये उन कंपनीज ने बियर करना है जिनकी फॉरेन सब्सिडरीज होती हैं, कि पेरेंट कंपनी पाकिस्तान में है, एक यूएई में सब्सिडरी है, एक यूके में सब्सिडरी है। तो आपने कंसोलिडेशन पढ़ा होगा कि फॉरेन सब्सिडरीज को कंसोलिडेट करना है, होम करेंसी के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, पेरेंट की करेंसी के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। तो ट्रांसलेशनल रिस्क में हम जब अपने एसेट्स लाइबिलिटीज को ट्रांसलेट करेंगे, तो लास्ट ईयर एज ऑन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी उस पे एक्सचेंज रेट कुछ और था, और आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बन रही है तो एक्सचेंज रेट कुछ और है, तो एक्सचेंज गेन और लॉस अराइज हो सकता है। दिस विल बी द ट्रांसलेशनल रिस्क। एंड अदर टाइप ऑफ फॉरेन करेंसी रिस्क इज द इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क से मुराद है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस कुछ और हैं, यूएई की इकोनॉमिक कंडीशंस कुछ और हैं, और आपकी किसी और कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस कुछ और हैं। तो इकोनॉमिक रिस्क को फर्दर डिवाइड किया जाता है कि सप्लाई वर्सेस डिमांड। जैसे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि डॉलर की सप्लाई और डिमांड अगर सही होगी तो रेट कम हो जाएगा। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि एक चीज कितनी अवेलेबल है, उसकी डिमांड कितनी है। तो सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं। फिर उसी तरह
उस मुल्क में रहने वालों की परचेजिंग पावर जो है वो अफेक्ट करती है आपके एक्सचेंज रेट को। परचेजिंग पावर या इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं। और तीसरी चीज जो है वो इन्फ्लेशन होता है दो इकोनॉमीज में। तो इन सारी चीजों को हम डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये जो टॉपिक होगा, जो नॉर्मली आईसीएमए में यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो लोग बन रहे हैं एसएफएम के पेपर में, जो फॉरेन करेंसी का टॉपिक हो सकता है, उनमें ट्रांजैक्शन रिस्क को कवर किया जाता है। इसी तरह एसीसीए का जो पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वहां भी ट्रांजैक्शन रिस्क को ही कवर किया गया है। लेकिन हमें ट्रांसलेशनल रिस्क का आइडिया भी होना चाहिए। वो आपके कंसोलिडेशन में जब आप करते हैं कंसोलिडेशन फॉरेन सब्सिडरीज की, तो वहां पे आप उसे कन्वर्ट करना सीख चुके होंगे। लेकिन मैं यहाँ पे इनकी बेसिक्स, कॉन्सेप्ट्स और ये किस तरीके से ये सारा मैकेनिज्म होता है, इस पे आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं दोबारा आपको मिलूंगा। अल्लाह हाफिज।